बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टेड लॉ था। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टेड लॉ हमने इसकी काइंड्स डिस्कस की थी, कुछ काइंड डिस्कस की थी, कुछ आज डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टेड लॉ, इंटरप्रिटेशन कहते हैं तशरीह करना, उसको एक्सप्लेन करना। कोई भी कानून है, इनेक्टेड लॉ का मतलब है ऐसा कानून जो लेजिस्लेशन ने पास करके दिया हो, पास बाय लेजिस्लेशन, तो उसको इनेक्टेड लॉ कहते हैं। तो ऐसा कानून जो लेजिस्लेशन ने पास करके दिया हो, लेजिस्लेशन के थ्रू जो है पास होके आया हो अदालत में। इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? एक जज ने करनी है कि ये कानून क्या कहता है, उसको एक्सप्लेन किसने करना है? जज ने करना है। तो वो किस प्रिंसिपल के तहत ये कानून आया है और उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन कहीं पे कोई गलती है तो उसको इंटरप्रेट करके उन्होंने बताना है, अपनी जजमेंट के अंदर बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो इसको इंटरप्रिटेशन का नाम दिया है। तो इसमें हमने 5 काइंड्स पढ़ ली थी। उसमें पहली काइंड थी ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। अगर कहीं पे कोई ऐसी गलती आती है ग्रामेटिकल, तो उसको ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो जज ने करके देनी है। इसके बाद नंबर 2 पे था गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल में उन्होंने बताया था कि जहाँ पे जो है वो ग्रामेटिकल नहीं इस्तेमाल होगी वहाँ पे गोल्डन रूल इस्तेमाल होगा, और मिसचीफ जहाँ पे गलती होगी उसमें देखा जाएगा कि पीछे जो है इसमें एक्ट में क्या बताया गया है उसी से ही अगली जो है गलती को उन्होंने दूर करना है और वहाँ से भी उसको एक्सप्लेन भी करना है, उस गलती को दूर भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो अब हम देखते हैं नंबर 6 पे था, मैंने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया था, 5 स्ट्रिक्ट एंड इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया था। नंबर 6 पे है रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन। नंबर 6 पे है रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन। देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन। जहाँ पे इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन होगी, जहाँ पे इंसाफ को सामने रख के इंटरप्रिटेशन करनी है, आइदर रिस्ट्रिक्टिव वो या तो रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है या एक्सटेंसिव हो सकती है। रूल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड टू पीनल एंड फिस्कल स्टैट्यूट। तो उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टिव जहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, बांधना है, तो वो सिर्फ इस सूरत में होगा, सिर्फ अप्लाई होगा पीनल में और पीनल लॉ में और फिस्कल स्टैट्यूट्स में, मतलब जहाँ पे सजा का कंसेप्ट होगा या फिस्कल लेन देन का कंसेप्ट होगा, पैसों की लेन देन का, जहाँ पे फिक्स अदाद व शुमार देने हैं, इसको जो 3 साल की सजा देनी है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव की ही बात होगी। और फिस्कल में जहाँ पे पैसों की बात होगी तो वो भी एक रिस्ट्रिक्टिव ही होगी कि हाँ इसमें 3 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख की ही बात होगी। इसीलिए ये असूल जो है रिस्ट्रिक्टिव का वो इनमें इस्तेमाल होना है, इनको ही एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है जज। द रूल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव। और इसके बाद जो दूसरा है कोर्ट्स अप्लाइड ए कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन का मतलब है कुछ असूल देना, कंस्ट्रक्शन करती है विच इंपोज ए लेसर पेनल्टी ऑन द सब्जेक्ट। तो उसमें जो है लेसर पेनल्टी जो है सब्जेक्ट के ऊपर दी जाती है। इन एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन है जजेस में स्टिच द वर्ड फ्रॉम नैरो टू द वाइडर। वो छोटे से वर्ड को जो है नैरो से उठा के उसको एक्सप्लेन करके उसको वाइडर सेंस में लेके आना है, ताकि इसको मजीद जो है एक्सप्लेनेशन जो है आसान हो जाए उस लॉ की, उस सजा की या उस जो है राइट्स को जो है उन्होंने बनाया। तो वो इसका मतलब जो है एक्सटेंसिव का है कि बढ़ा के थोड़ा सा उसकी तफसील जो है बयान करना, कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही कानून के अंदर, लेजिस्लेशन इनेक्टेड लॉज के अंदर, उसको थोड़ा सा बढ़ा के इंटरप्रिटेशन करनी है। इसको एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन का नाम दिया गया है। इसके बाद है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। नंबर 7 पे है
historical interpretation. Historical interpretation. The method of historical interpretation is adopted when language of statutes give no clue. जब जो है statute की language जो है कोई clue नहीं दे रही to the intention of the legislature, legislature ने इसके अंदर क्या अपनी intention जो है इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे उसकी history को discuss किया जाता है. तो however the courts cannot, लेकिन ताहम कोर्ट्स जो है कैन नॉट ट्रैवल आउट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट. तो लेकिन वो उन वर्ड से जो है बाहर नहीं जाएंगे, उसको दायरा इख्तियार, उसी वर्ड्स के दायरा इख्तियार में रहना है एक्सप्लेनेशन में, उससे बाहर नहीं चले जाना. एक नया वर्ड जो है उसके अंदर नहीं चले जाना, उसी वर्ड्स को सामने रख के जो है एक्सप्लेनेशन देनी है, उसको वहीं पे ही एक्सप्लेन करना है. इसके बाद है सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, नंबर 8 पे है. अच्छा, सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है. द जूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल आर प्रिपेयर्ड टू गिव ए लॉट ऑफ फ्रीडम टू द जजेस. तो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है, जूरिस्ट जो है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल से जो है वो अपनी थॉट्स जो है रखते हैं, आइडियाज जो है सोशियोलॉजिकल के हिसाब से रखते हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया, आर प्रिपेयर्ड टू गिव ए लॉट ऑफ फ्रीडम. उन्होंने जो है जजेस को फ्रीडम दिया है इसमें सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में, कि उनको कुछ फ्रीडम हासिल है. जैसे उसमें था कि वर्ड से बाहर नहीं निकलना, लेकिन इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन देनी है. यहाँ पे उन्होंने उनको थोड़ा सा मजीद फ्रीडम दे दिया. और इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट, व्हाइल इंटरप्रेटिंग ए स्टैट्यूट, तो स्टैट्यूट लॉ को जो है इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको थोड़ी सी मजीद आज़ादी दी है कि वो अपनी मर्जी से जो है उसका मतलब निकालें और जो है फैसला सुना दें, अपनी मर्जी से जो है उसको देखें और एक्सप्लेन करके जो है अपनी जजमेंट दे दें. So the view of the colon is that the determination of the correct interpretation code can properly refer to the historical of social movement and require and to social needs. तो ये चीजें सामने रखनी है, social needs रखनी है, object रखना है और purpose रखने हैं. उसके बाद अपने freedom को जो है इस्तेमाल करना है कि मैं इसमें क्या properly जो है interpretation दे सकता हूँ, explanation जो है दे सकता हूँ. तो ये sociological interpretation है which were agitating the society at the time of legislation and which the statute had in view. तो इसके बाद है equity of a statute, नंबर 9 पे है. equity of statute. The principle of equity of a statute is defined by Koch in these words. तो equity of a statute का मतलब है, principles of equity of statute, एक कानून का फैसला करते हुए, कानून इंसाफ के असूलों के हिसाब से जो है देखते हुए जज ने जो है एक्सप्लेनेशन देनी है. तो equity is a construction made by the judges that cases out of the letter of a statute. तो उसी लेटर से ही निकालने हैं एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन को जो है कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे इंसाफ के पहलुओं को सामने रखना है. इक्विटी का मतलब है इंसाफ के प्रिंसिपल्स को जो है सामने रख के जो है जो चीज उनको परफेक्ट लगती है कि इंसाफ के असूलों के हिसाब से भी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, वही इंटरप्रिटेशन जो है आपने देनी है. Yet being within the same mischief or causing or making the same shall within the same remedy, जिससे लगे कि वाकई जो है ये इसका हक बनता था, उसको वही उसी तरह की ही रेमेडी देनी है जो उसका नजर आता है कि ये वाकई इसका हक बनता है, और उन्होंने इक्विटी की बेस पे जो है बताना है. इसमें उसको फील होना है कि क्या चीज जो है बेहतर है इसके लिए, इसकी रेमेडी के लिए, उसको ही उन्होंने इक्विटी के हिसाब से जो है लेके आना है. तो इंसाफ के हिसाब से लेके आना है. And the reason thereof is for that the law makes could not possibly set down.
तो उन्होंने कहा ये इसलिए है कि जो लॉ है वो हर जगह पे प्रॉपरली सेटल्ड डाउन नहीं हो सकता, तो उसमें जजेस को जो है अपना सेंस भी इस्तेमाल करनी है, उसमें परफेक्शन देखनी है और इंसाफ के पहलुओं को भी सामने रखना है कि कैसे जो है हमने ये चीज़ जो एक्सप्लेन करके आगे बतानी है। इन ऑल केसेस एक्सप्रेस टर्म्स। तो इसमें एक केस भी बताया उन्होंने, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है रूल ऑफ कॉसेस ओमिसेस, नंबर 10 पे है। omisses रूल ऑफ कॉसेस ओमिसेस। तो ये रूल है, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द कोर्ट। जो रूल है कि ये बिजनेस ऑफ द कोर्ट नहीं है टू फिल अप द गैप्स इन स्टैट्यूट्स, कि जो गैप्स स्टैट्यूट्स के अंदर है उन सबको जो है फिल करना है, उसको रूल ऑफ कॉसेस ओमिसेस का नाम दिया है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ ए लेजिस्लेचर। तो उन्होंने ये कहा कि लेजिस्लेचर का फंक्शन है कि जो भी गैप्स उनको फील हुआ है वो खुद ठीक करें, हर काम जो है इनके ऊपर न डाला जाए कि हर चीज़ को यही एक्सप्लेन करते रहें, जजेस ही एक्सप्लेन करते रहें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी ना हो कि जो भी गैप्स आ रहे हैं वो सारे जो है जजेस जो है वो फिल करते रहें। तो ये रूल ऑफ कॉसेस ओमिसेस है। इसके बाद है होल कंस्ट्रक्शन। स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल एंड कंस्ट्रक्शन शुड बी पुट ऑन ऑल पार्ट ऑफ द statute. Every clause of statute should be construed with reference to the context. तो उन्होंने कहा जो स्टैट्यूट है उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ना जो है वो जज की जिम्मेदारी है। उसने सबसे पहले उसको सारे को पढ़ना है और उसके बाद ही उसने कंस्ट्रक्शन देनी है, उसको एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का मतलब एक्सप्लेनेशन ही है, इंटरप्रिटेशन ही है। कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा वजन डालते जाना है कि वो एक्सप्लेन होती जाए, वो चीज़ जो है आगे फर्दर जो है उसको एक्सप्लेनेशन मिलती जाए। और ऑल पार्ट ऑफ स्टैट्यूट्स, एवरी क्लास ऑफ स्टैट्यूट्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस, क्यों किसी ना किसी रेफरेंस के साथ जो है उसको चलाते जाना है। उसी जो स्टैट्यूट है उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है और उसके हिसाब से जो उसकी एक्सप्लेनेशन देते जाना है ताकि वो एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ वो हमारे सामने आए। अब ऐसे समझ लें कुरान पाक है, अल्लाह ने एक हिदायत और हिकमत की किताब दी है, तो उसमें भी जो वर्ड्स हैं और एक एक वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन हो रही है। अब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको भी यही फील होगा कि एक एक वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो यही काम जजेस ने हमारे लॉ के साथ करना है, इंटरप्रिटेशन साथ साथ डेवलप करते जाना है ताकि मजीद आगे कोई भी लेजिस्लेशन हो तो वो इन चीज़ों को भी सामने रख के नया और अच्छा कानून लेके आए। तो इसीलिए उन्होंने होल कंस्ट्रक्शन का भी कह दिया कि होल कंस्ट्रक्शन जो है वो हर क्लास में होनी चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ स्टैट्यूट नंबर 12 पे है, the interpretation of statute should be in accordance with the policy and object of the statute in question। तो उसकी स्टैट्यूट की पॉलिसी और ऑब्जेक्ट मकसद को सामने रखते हुए इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये 12 पे था। इसके बाद 13 पे है plain construction। If the language of statute is clear, it must be enforced, although the result may seem harsh और अनफेयर और इनकन्वीनियंट। तो उन्होंने कहा प्लेन कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, जैसा ला है उसी तरह ही आप जो है उसको चलाएं। जहाँ पे हर चीज़ आपको क्लियर मिल रही है उसको मज़ीद जो है वो उसको जो है बनाने जोड़ने की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पे जो है क्लियर ही लिखते जाएं, अगरचे वो सख्त हो, अनफेयर हो या इनकन्वीनियंट लग रहा हो, लेकिन उसमें अगर हर चीज़ उन्होंने वाज़ेह बताई है तो उसको सामने रखना है। इसके बाद है रूल ऑफ एडजस्ट एंड जनरस। तो इसके बाद इसको छोड़ दें, काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, इसमें जो आसान लगे वही इंटरप्रिटेशन में लेके आए, जो काइंड आपको आसान लगती हैं उनको जिनको आप समझते हैं, आपकी सेंस क्रिएट होती है, उनको ही सामने ज़्यादा रखें ताकि वो जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में जो है ना वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नंबर 14 पे है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है। The general rule of interpretation is that no law is to have retrospective effect, which is not deal, जो कि जिसका मतलब है not deal with the past events। तो कोई भी लॉ उसको आप retrospective effects के साथ नहीं देख सकते
कि हाँ जी ये उस केस में जो है ऐसे उस केस में भी ये फार्मूला अप्लाई होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो वो आप 20 साल पीछे भी वाले फैसले में भी ले जाए, तो उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो हम पिछले किसी फैसले में लेके जाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है जब तक वो स्टैट्यूट खुद ना कहे कि इसके फैसले जो है पीछे कोई फैसला भी किया है तो उसको भी दोबारा रिव्यू में इसी फैसले के हिसाब से करें, तो उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक पुराना फैसला हो जाए और नया फैसला आ जाए उसके मुतजाद में, तो वो कह दें कि जी एक नया लेजिस्लेशन आ जाए, नए कानून आ जाए, तो वो कह दें कि ये इसका जी कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, पीछे जो केस फैसले हो चुके हैं उनको अब दोबारा जो है ऑब्जर्वेशन में ना लाएं, कंसीडरेशन में ना लाएं। तो इसीलिए पुराने केसेस को नहीं छेड़ना जब तक कि वो खुद कानून जो है, कानून साज असेंबली ने जो कानून पास किया उसमें खुद लिखा हो कि इसका इफेक्ट जो है 1950 वाले केसेस तक भी है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है भी है, इसका पास्ट में भी इफेक्ट है, जब तक वो खुद ना कहे आपने पिछले केसेस को नहीं छेड़ना। तो इन्होंने इसीलिए कहा नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो एक जनरल रूल है कि किसी भी जगह ऐसी जगह पे जहाँ पे ये वर्ड जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना इस्तेमाल हुआ हो, तो इसका मतलब उसको पास में नहीं लेके जाना, हमने पास के किसी केसेस में डिस्कस नहीं करना, इन फ्यूचर जो है उसी लॉ को देख के उसके मुताबिक जो है फैसले करने हैं। तो रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन, ये भी 14 रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन कहते हैं मफरूजे को प्रिज्यूम करना कि कोई चीज जो है वाकई ऐसे ही होनी चाहिए। व्हाइल इंटरप्रेटिंग ए स्टैट्यूट सर्टेन प्रिजम्पशंस हैव टू बी टेकन, कुछ मफरूजात जो हैं, कुछ फार्मूले जो हैं आप लोगों ने उनको कंसीडरेशन में लेके आना है कोर्स ने कि वाकई जी ये प्रिजम्पशन जो है ये ठीक है, हमें इसको जो है यहाँ पे भी प्रिज्यूम करना है कि वाकई ऐसा ही है जो आपने पिछले जो है प्रिजम्पशंस में देखा होगा। तो इसमें जो है रूल ऑफ प्रिजम्पशन में उन्होंने पहला बताया है while interpreting a statute certain presumption have to be taken into consideration by the court। उसमें जो फर्स्ट है legislator not make a mistake, ये presume करना है कि legislator जो है वो गलती नहीं कर सकते। उन्होंने हर चीज को गौर और ध्यान से पढ़ के उन्होंने कानून में पे अदालत इसमें असेंबली में पेश किया और कानून बन गया, इनेक्टेड लॉ बन गया। तो ये आप जज ने प्रिज्यूम में रखना है कि इसमें स्टैट्यूट में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, प्रिंटिंग में हो सकती है, पब्लिक बुक में जो है हो सकती है, लेकिन जिन्होंने कानून बनाया है वो गलती नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज टू बी प्रिज्यूम्ड दैट द लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक्स एंड इफ डज मेक अ मिस्टेक इट इज नॉट फॉर अ कोर्ट टू करेक्ट द सेम। अगर कोई मिस्टेक भी है तो ये कोर्ट के लिए नहीं है कि वो उसको ठीक करे। लेजिस्लेचर नोज द प्रैक्टिस। अनदर प्रिजम्पशन is that legislatures knows the practice। legislature जो है वो कानून को लिखना भी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं, तो उनके बारे में ये भी आपने प्रिजम्पशन नहीं लेनी कि इनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, इन्होंने ये क्या कानून बना दिया है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। तो ये सोच भी आपने ख़त्म करनी है जब आप जज बन के बैठे होंगे, तो आपने ये भी सोचना है कि वो जानते हैं, उनको प्रैक्टिस है कि कानून कैसे बनाना है, ये भी आपने रखना है। legislators not intended inconvenience। Another presumption is that legislators does not intend with what is inconvenient or unreasonable। तो ये भी presumption है कि legislators जो है इस बारे में नहीं जानते क्या चीज़ जो है inconvenient है, unreasonable and does not intend। If an enactment is such that by reading in its ordinary sense it produces injustice, whereas by reading in a sense which is not ordinary। तो इसके बाद है legislature not intend alteration in existing law। legislature जो है वो इस बारे में जो है दिलचस्पी नहीं रखते कि जो मौजूदा laws में alteration होनी चाहिए। Another presumption is that legislature does not intend any alteration in existing law except what is expressly declared, सिवाय उसके जो कि expressly जो है वो declare है। तो a statute should not be interpreting as affecting a fundamental alteration। तो वो जो है इंटरप्रेट होना है, इफेक्ट करना है फंडामेंटल अल्टरेशन को इन द जनरल लॉ अनलेस इट यूजेस वर्ड्स व्हिच पॉइंट टू बी कंक्लूजन। तो उस पॉइंट्स के ऊपर जो है उन्होंने जनरल लॉ देना है जो कि उसका कंक्लूजन होगा। लेजिस्लेटर नॉट इंटरफेयर विद द वेस्टेड राइट। जो राइट्स दिए गए हैं वेस्टेड हैं
उसके अंदर भी लेजिस्लेटर ने इंटरफेयर नहीं करनी, ये भी प्रिजम्पशन जो है आप लोगों ने रखना है। जो कानून ने आपको राइट्स अता कर दिए हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। लेजिस्लेचर जो है वो जानबूझ के जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इट इज प्रॉपर रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज इंटरफेयरिंग विद द इंजरिंग द पर्सनस राइट। तो उन्होंने कहा कि वो जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ना ही जब किसी का राइट्स जो है वो मार सकती है, ना ही जो है किसी का राइट्स जो है इंटरफेयर कर सकती है विदाउट कंपनसेशन अनलेस वन ऑब्लाइज्ड टू सो कंस्ट्रूट। तो इसके बाद नंबर 6 पे है, इसका जो 6 प्रिजम्पशन है वो है स्टैट्यूट जो है नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। जो स्टैट्यूट्स हैं वो वायलेट नहीं कर सकता इंटरनेशनल लॉ को। जो कानून बनाया गया है वो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो उसको वायलेट नहीं कर सकता। हमारा कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो हम इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने के लिए बनाए। तो ये प्रिजम्पशन है कि प्रिजम्पशन है जज के पास, ये प्रिजम्पशन है कि स्टैट्यूट जो है डोंट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जजेस में नॉट प्रोनाउंस एन एक्ट अल्टरवाइज एज कंट्रोनिंग इंटरनेशनल लॉ। तो कोई भी जो है जजेस प्रोनाउंस नहीं कर सकते ऐसा एक्ट जो कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी करता हो। टेक्निकलिटीज नंबर इसका है 16, जो हमारी इंटरप्रिटेशन थी उसमें कुछ प्रिजम्पशंस थी। उसके बाद जो है वही है टेक्निकलिटीज टू बी डेप्रिकेटेड। जो टेक्निकलिटीज होंगी वो भी जो है खत्म की जा सकती हैं, उनको भी रिमूव किया जा सकता है। कोर्ट मस्ट लुक एट द सब्सटेंस एंड नॉट द फॉर्म एंड टेक्निकलिटीज मस्ट बी डेप्रिकेटेड इन फेवर ऑफ एक्यूज। जो नंबर 16 पे है, इन फेवर ऑफ एक्यूज ऑल पेनल स्टैट्यूट्स मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट। तमाम जो पेनल स्टैट्यूट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होंगे इन फेवर ऑफ द एक्यूज। तो उनको जो है इस फेवर ऑफ एक्यूज में जो है उनकी कंस्ट्रक्शन होगी या उसको जो है एक्सप्लेनेशन में उनको ज़्यादा बेहतरी देने की कोशिश की जाएगी कि एक्यूज के ऊपर इसका इफेक्ट ना हो। अगर वो इफेक्ट होता है तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत होगी, कानून जो है उसको जो है वो दोबारा जो है उसको देखना पड़ेगा कि ऐसी इंटरप्रिटेशन जो एक्यूज की फेवर में ना हो वो नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा इन फेवर ऑफ एक्यूज होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन में जो भी चीज़ ऐड कर रहा है वो एक्यूज की फेवर में हो, जो मुल्जिम है जिसको सजा होनी है उसकी फेवर में होनी चाहिए। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था हमारे इंटरप्रिटेशन के। इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन जो है वो क्या होने चाहिए इसी इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ इनएक्टेड लॉ में। इसको स्टार्ट कर लें, ये भी पूछ सकते हैं हमसे। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो